आ गया आ गया आ गया। प्रतीक, फैजा नूरानी गुड मॉर्निंग। आरब खान गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? तबीयत ठीक है? सब कुछ सही है क्या? चलो शुरू करते हैं। लेक्चर 4 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये लेक्चर 4 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये लेक्चर 4 है। वो क्या रहा है? चार्ज की डिस्कशन हो रही थी पिछले क्लास में। चार्ज के डिफरेंट यूनिट को डिस्कस किया था। कौन कौन सी यूनिट थी चार्ज की? कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम। तो कूलम के टर्म में तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिट है? तो ESU, EMU, अच्छा ESU, EMU, फैराडे, ये सारे क्या है? चार्जेस के यूनिट है। चार्ज की यूनिट है ये। मिहिर सरकार गुड आफ्टरनून। मिहिर सरकार आफ्टरनून दिखाई दे रही है मिहिर सरकार तुम्हें? नींद से जागो बस, आफ्टरनून नहीं है ये। अभी सुबह के 11 बजे हैं। शुभम पाल, महिमा नायर गुड मॉर्निंग। शुरू करें? शुरू करते हैं। महिमा नायर, दानेश, ब्लर हो रहा है, सही नहीं दिखाई दे रही। क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डिफरेंस what are difference between conductor and insulator? Conductor and insulator, conductor and insulator. In case of electrostatics, in case of what? Electrostatics. In case of electrostatics, electrostatics point of view से इलेक्ट्रो सही है, क्लियर है, दिख रही है क्लियर। सत्यजीत गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज के टर्म में अगर कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करी जाए तो क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं? जल्दी से लिखो फटाफट। कंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं? पहली तो एक चीज़ आपको आप सभी को मालूम है, इसके आंसर में लिखेंगे पॉइंट वाइज। फर्स्ट जो डिफरेंस हो सकती है वो सबको मालूम है,
कंडक्टर में चार्जेस की फ्लो ईजिली होती है, इंसुलेटर में कॉम्पैरेटिवली मूवमेंट क्या होती है ना, डिफ़िकल्टी से होती है। रुद्रानी गुड मॉर्निंग। कंडक्टर में क्या होती है, चार्जेस की इजी फ्लो होती है। इंसुलेटर में क्या होती है, फ्लो ना के बराबर होती है। जहाँ कहीं भी चार्ज को रख दो वहीं पे रह जाती है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस कंडक्टर में लिखेंगे। कंडक्टर के लिए अगर देखा जाए, इजी फ्लो ऑफ चार्ज, इजी फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की इजीली फ्लो होती है। एंड इंसुलेटर की बात करें तो क्या होगी, इंसुलेटर में क्या होगी, इंसुलेटर में नो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की लगभग फ्लो नहीं होती है। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, सेकंड पॉइंट, कंडक्टर एंड इंसुलेटर में और क्या डिफरेंस हो सकते हैं। कंडक्टर के लिए अगर आप बात करो, ईजिली फ्लो तो होती है लेकिन वो फ्लो नेचुरल भी होती है। जैसे मान लो कि एक कंडक्टर रखा है, एक कंडक्टर बना दिया, ये कंडक्टर है और हमने चार्ज को केवल यहाँ पे ला के रखा। कहाँ रखा चार्ज को, यहाँ पे। तो ये चार्ज यहाँ नहीं रहेगा, पूरे जगह पे फैल जाएगा। कंडक्टर के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली फैल जाएगी, है ना। कंडक्टर में क्या देखा, एक पॉइंट पे अगर आप चार्ज रख दो, एक प्लेस पे अगर आप चार्ज रखेंगे तो वो वहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि पूरे बाउंड्री जो आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस पे आ जाती है। कहाँ आ जाती है, आउटर सरफेस पे आ जाती है। तो कंडक्टर के लिए क्या लिखेंगे, नेचुरल फ्लो, नेचुरल फ्लो ऑफ चार्ज and distributed over outer surfaces, distributed over outer surfaces, distributed over outer surface। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते, एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे एक बॉडी है, यहाँ पे स्फेरिकली बना लो या रिंग बना लो, ये बॉडी है, चार्ज को यहाँ पे ला के रख दिया, एक पॉइंट पे ला के रखा, लेकिन ऐसा रखा नहीं रहेगा, बल्कि चार्ज है ना, एक अमाउंट है चार्ज की, यहाँ पे ला के रखा एक पॉइंट पे, एक प्लेस पे। तो ये चार्ज क्या होती है, पूरे सरफेस पे और कहीं नहीं जाती है, केवल और केवल सरफेस पे रहती है। कहाँ रहती है, कंडक्टर में केवल और केवल सरफेस पे रहती है। नावेद पठान, शबाना शेख, सिद्दीकी रहमान, गुड मॉर्निंग। लेट ज्वाइनिंग कर रहे हो, है ना, टाइम से ज्वाइन करो। कंडक्टर की क्या खासियत है, कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पे अगर आप रख देते हो चार्ज को, तो वो उसी पॉइंट पे नहीं रहेगा, बल्कि नेचुरली, जैसे नेचुरल फ्लो होती है ना वाटर की, हाइट से लोअर पार्ट की ओर, ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट की ओर नेचुरल फ्लो होती है वाटर की, उसी तरीके से किसी पॉइंट पे चार्ज को रख दो ना, तो उन सारे रीजन में फैल जाएगा जहाँ पे चार्ज नहीं है, उन सारे रीजन में फैल जाएगा जहाँ पे चार्ज नहीं है। केवल सरफेस पे, बॉडी के अंदर नहीं, केवल सरफेस पे। ये कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर क्या है, व्हाट इज इंसुलेटर।
इंसुलेटर इस केस में कैसे डिफाइन करेंगे? जस्ट अपोजिट इसकी, इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए क्या लिखेंगे? चार्ज remains localized. Charge remains localized at a place where it is placed. There is no flow. There is no flow of charge. In case of insulator, charge can remain or charge can exist at outer surface as well as inside the body. आ गई बात? डिफरेंस समझ में आ गई होगी, है ना? डिफरेंस समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया? सेकेंड पॉइंट में कंडक्टर में केवल सरफेस पे नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इंसुलेटर में जहाँ पे भी रख दो, जिस किसी प्लेस पे रखेंगे चार्ज वहीं रहेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर का आंसर। डायग्राम नहीं बनाया था रुद्रानी? एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम इज द आंसर। दोबारा जा कर के देखो, डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करा था। डायग्राम एक्सप्लेनेशन इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बात आ गई होगी समझ में, इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंसेस होती है ना? कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट physical process by which a body can be charged। एक बॉडी को चार्ज करनी है, a body can be charged। किसी बॉडी को अगर चार्ज करनी है तो कैसे करेंगे? किसी बॉडी को अगर चार्ज करनी है तो कैसे करेंगे? कौन कौन सी मेथड लगा सकते हैं? किसी बॉडी को चार्ज करनी है तो कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? देखेंगे मेथड, आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन के। आंसर
there are a number of, there are lots of methods by which we can charge a body। बहुत सारे मेथड है। जैसे पहला मेथड फेमस मेथड चार्ज बाय रबिंग और चार्ज बाय फ्रिक्शन। चार्ज बाय रबिंग और फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज को जनरेट करते हैं, है ना। फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज को जनरेट करते हैं, ये फर्स्ट मेथड है। फ्रिक्शन के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं चार्ज को, समझना इसे। फ्रिक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करते हैं, दो डिफरेंट बॉडी को लेकर के क्या करो, रब करो। जैसे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, कॉम्ब को इस तरीके से फ्रिक्शन करते हैं हेयर के साथ, तो वो चार्ज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तभी तो वो पेपर पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, चार्ज हो जाती है। या किसी दो डिफरेंट बॉडी को रब करके फ्रिक्शन में ला करके दोनों पे चार्ज जनरेट कर सकते हैं। दोनों पे क्या जनरेट करी जा सकती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रिक्शन लाना होगा, एफर्ट करना होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना होगा, और वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ऑर्बिट से बाहर लाती है। और किसी एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चली जाती है, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशन होगा, दोनों बॉडी डिफरेंट होनी चाहिए। जिस दो बॉडी को रब कर रहे हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, अदरवाइज दोनों की आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी सेम ही होगी, तो फिर एक से जितना इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा, दूसरे से उतना ही इलेक्ट्रॉन पहले में आ जाएगा। फिर चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, चार्ज बॉडी होगी नहीं। तो चार्ज जनरेशन बाय रबिंग और फ्रिक्शन ये कैसे करते हैं। इन दिस मेथड we takes two different bodies. Different bodies means both bodies have different ionization potential. Different ionization potential. In this method we take two different bodies, and by rubbing against each other one body becomes positively charged and second one becomes negatively charged. एक बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होती है। जैसे बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल्स आप जानते होंगे,
जैसे क्या करते हैं, ग्लास रॉड को, ग्लास रॉड है ये, ग्लास रॉड को है ना वुलन क्लॉथ के साथ रब करो। ग्लास रॉड को क्या करो, सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो आप क्या देखते हैं, इसकी ना ग्लास रॉड की आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है कम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने का मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर आने में कम एनर्जी लेगी। जब आप रब करते हैं तो वर्क की, आपने जो वर्क किया उसकी एनर्जी कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है जिस दो बॉडी सिस्टम को रब कर रहे हैं उसके फ्रिक्शन के फॉर्म में। वहाँ पे फ्रिक्शन हीट जनरेट करती है और वो हीट एनर्जी दोनों बॉडी के अंदर जाती है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज होती है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर होकर के सेकेंड बॉडी में एंटर कर जाती है। यस रुद्रानी, स्केल एंड पेपर। तो यहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है और इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इज लूजली बॉन्डेड, इसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हैं, आसानी से चले जाएंगे कहीं भी, और इसका इलेक्ट्रॉन लूज नहीं है कंपैरेटिवली। इलेक्ट्रॉन ए टाइटली बॉन्डेड है। अब रब करोगे तो किसका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जल्दी से ज़रा बताओ तो। ये दो बॉडी हमने ले रखा है क्या, अब इन दोनों को रब अगर करेंगे तो किससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, किससे इलेक्ट्रॉन बाहर होकर के किस में जाएगा, जल्दी से आंसर बताओ। कौन सी बॉडी होगी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन सी बॉडी होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कौन सी बॉडी होगी? बेटा शुभम, तुम ज़्यादा ही कंफ्यूज हो। शुभम पाल, मैं जिस चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ उसमें ये एग्जाम्पल मीनिंगलेस है। मैं बताऊँगा ये एग्जाम्पल्स कहाँ यूज कर सकते, ठीक है शुभम पाल? अभी जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो। इन दोनों बॉडी में से कौन सी बॉडी ऐसी है जिसकी इलेक्ट्रॉन होगी इजेक्ट? कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? किसी को नहीं आ रहा समझ? कौन सी बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? किसी का आंसर नहीं आया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी क्या है, कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा आफ्टर रबिंग। काफ़ी पुअर रिस्पॉन्स है, जितने भी स्टूडेंट बैठे हो पुअर रिस्पॉन्स दे रहे हो।
इंटरटेनमेंट के लिए क्लास कर रहे हो क्या? प्रतीक का आंसर अब 1 घंटे बाद आया है। आरव, चलो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी कम है, इसलिए ये वाला क्या करेगा, लूजेस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा, तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जनरेट हो जाती है। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ये हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, देयरफॉर क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। जिस किसी भी बॉडी की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। जिस किसी भी बॉडी की, है ना, तो कोई एक एग्जाम्पल नहीं, कोई भी बॉडी लेंगे, जैसे इसको बोलो बॉडी 1, जनरल कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बॉडी 1 एंड बॉडी 2, दो बॉडी कोई भी आप ले लो, कोई भी दो बॉडी आप कंसिडर कर लो, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, है ना। आप कोई भी पेयर ले सकते हो, कोई भी पेयर ले सकते हो बॉडी 1 एंड बॉडी 2 का। तो जिस बॉडी की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी वो होगी पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो कौन सी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। जनरल ये कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिवली चार्ज कौन सी बॉडी होगी, जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी कम। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कौन सी होगी, जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी ज़्यादा। है ना, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। जैसे दो बॉडी हमने ले लिया है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, कोई भी दो बॉडी हमने ले रखा है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, और बोल दिया गया कि इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, ऐसा लिखा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 1 इज लेस देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 2, ऐसा है। तो जल्दी से आंसर कर दो। बॉडी 1 इज व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड। Second one, body 1 is negatively charged. Body 2 is positively charged, and body 2 is negatively charged. नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, जल्दी से करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करके बताओ कौन से ऑप्शन सही है। कौन कौन से ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ।
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी तो उस क्वेश्चन के आंसर इजली कर सकते हो। शुभम पाल का आंसर आया है 1 and 4। आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 की कम है तो 1 हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड, 2 हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। शुभम पाल का आंसर एंड रुद्रानी का आंसर सही है। ऑप्शन 1 तो सही है ही, सिद्दीकी रहमान का भी सही है। 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यश दानेश, एक ऑप्शन अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो दूसरी नेगेटिवली चार्ज होगी। 1 की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो देखो जिसकी कम होती है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लिखा तो है जिसकी कम होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई और बॉडी 2 नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आ गई होगी बात समझ में। इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस्ड। मान लो 2 बॉडी दी गई है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, 2 बॉडी डिफरेंट बॉडीज ली गई है और ऐसा मेंशन है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 2 इज लेस देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 1, ऐसा गिवन है। इफ चार्ज डेवलप्ड ऑन बॉडी 1 is Q1 in magnitude and charge developed on body 2 is Q2 in magnitude, then select the correct answer, select the correct option। करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यस सत्यजीत, 1 and 4। शबाना शेख, पहला ऑप्शन है Q1 इज लेस देन Q2, सेकेंड वन इज Q1 इज ग्रेटर देन Q2, थर्ड वन इज Q1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q2 एंड फोर्थ वन इज Q1 इक्वल्स टू Q2। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जल्दी से बताओ, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। प्रतीक का आंसर आया है सेकेंड, प्रतीक का आंसर आया है सेकेंड। फोर्थ प्रतीक का आंसर है 4। प्रतीक का आंसर है 4। जल्दी से बताओ, प्रतीक का आंसर है 4। करेक्ट आंसर इज 4।
सेम ही होगा, है ना। रीजन क्या है आपको मालूम है, रीजन क्या है, यस आरव फोर्थ। दोनों अब देखो क्या हो रही है, ये हमारे सिस्टम में है, आपको क्या बताया, ये सिस्टम में कल ही मैं बात किया हूँ, चार्ज हमेशा कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो अगर ये हमारे दोनों बॉडी सिस्टम में है तो मान लो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और ये कहाँ चला गया, बॉडी 2 में। तो क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से बाहर आई है तो इस बॉडी को 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाएंगे, और जितना इससे बाहर आया उतना ही तो इसमें गया है। तो इस बॉडी को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, बट मैग्नीट्यूड तो सेम होगी। Q1 को बोलें, Q1 है मैग्नीट्यूड, Q2 है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो देखो 5 ही है और इसका भी मैग्नीट्यूड है 5 ही। साइन के साथ अगर बोलता तो ये बोलेंगे कि ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज, ये हो गई नेगेटिवली चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। रुद्रानी, सत्यजीत, आरव, प्रतीक, 3 4 5 ही केवल ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और सब कहाँ सोए हुए हैं। चलो, मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैग्नीट्यूड सेम होती है और साइन डिफरेंट, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पहले भी बॉडी पे चार्ज 0 था, बाद में भी टोटल चार्ज क्या होनी है, 0 ही होनी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये प्रोसेस यूज करते हैं। सेकेंड मेथड जिससे चार्ज जनरेट कर सकते हैं किसी बॉडी पे, दैट इज चार्ज बाय कंडक्शन। कंडक्शन एक मेथड है जिससे चार्ज को जनरेट की जा सकती है। कंडक्शन मेथड क्या है, इस मेथड में इसमें लिखेंगे इन दिस मेथड अ बॉडी इज चार्ज्ड। बॉडी हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बॉडी जब भी होगी, मेंशन अगर नहीं हो तो वो कंडक्टर होगी। इन दिस मेथड अ कंडक्टिंग बॉडी इज चार्ज्ड, conducting body is charged and other conducting body may be charged or neutral, and when both comes in physical contact, flow of charge या transfer of charge occurs। इस मेथड में क्या करेंगे,
जनरली हम ऐसा करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू इस स्टेटमेंट को समझो। जैसे कि मान लो एक बॉडी ये चार्ज्ड है, ये बॉडी क्या है, चार्ज्ड है, और दूसरा बॉडी लिया हूँ न्यूट्रल, इस पर चार्ज ही नहीं है। ये बॉडी 1 है, दिस इज बॉडी 2, ये चार्ज्ड है और ये न्यूट्रल है। तो क्या करना है, सबसे पहले कांटेक्ट बनाने, दोनों को कांटेक्ट में लाने हैं। तो जैसे ही कांटेक्ट में लाओगे, जैसे ही कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे, तो इसकी जो चार्ज है ना, इसकी जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होने लगेगी। कितना है देखो, काउंट भी करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रखा हूँ। तो अगर इस पे मान लो 6 रह गया, कितना रह गया, 6 रह गया, 6, तो 4 कहाँ चला गया, इस बॉडी के पास चला गया। इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट में लाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमेशा लगेगा, इसीलिए इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज काउंट करके रिप्रेजेंट किया हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी वो अब पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जो बॉडी न्यूट्रल थी, जिस पे चार्ज नहीं थी, वो क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गई। क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो अनचार्ज्ड बॉडी को हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसी तरीके से अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती और कांटेक्ट में लाते तो नेगेटिव चार्ज की फ्लो होती और बॉडी क्या हो जाती, नेगेटिवली चार्ज हो जाती। बॉडी क्या हो जाती, नेगेटिवली चार्ज हो जाती। ओके आरव, सत्यजीत, मिहिर सरकार। इसी तरीके से अगर मान लो ये बॉडी होती नेगेटिवली चार्ज्ड, काउंट करके लिखो तो बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8, और ये है न्यूट्रल बॉडी। बॉडी 1 नेगेटिवली चार्ज बॉडी, बॉडी 2 इज न्यूट्रल। कंडक्शन प्रोसेस से चार्ज करनी है तो सबसे पहले क्या करना होता है, कांटेक्ट बनाने होते हैं। कांटेक्ट बनाएंगे, दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाएंगे, तो कांटेक्ट में जैसे ही लाएंगे तो क्या होगी, चार्ज की फ्लो होगी। 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 अगर यहाँ पे है तो 5 6, कितना है यहाँ पे, 8 है ना। 1 2 3 4 5 है तो इधर 3 है, 5 3 8, और यहाँ पे 8 है। चार्ज कंजर्वेशन भी है, चार्ज कंजर्वेशन भी है यहाँ पे। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ ज़्यादा यहाँ कम हो, यहाँ पे भी कम हो सकता है और यहाँ पे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन चार्ज कंजर्वेशन रहेगा। टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू टोटल फाइनल चार्ज। और ये बॉडी न्यूट्रल थी, अब देखो क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये बॉडी क्या दिख रहा था, न्यूट्रल, और न्यूट्रल बॉडी जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट में आया, यहाँ पे दिख रहा है फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट जैसे ही बनाएंगे, संपर्क में जैसे ही लाएंगे, तो देखो ये कौन सी बॉडी जनरेट हो गई, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंडक्शन। आ गई बात समझ में, कंडक्शन क्या होती है, कंडक्शन क्या होती है, बात समझ में आ गई होगी। कंडक्शन प्रोसेस में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू
conduction in case of spherical body, spherical body के केस के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें एक स्पेशल केस समझना। जैसे मान लो कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस है r, तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी, दो डिफरेंट बॉडीज अज्यूम कर रहा हूँ, मान लो एक स्मॉलर है और एक लार्जर है ना। इसकी रेडियस है बिगर r और इसकी रेडियस है स्मॉलर r। और मान लो इनिशियली ये चार्ज था, स्मॉलर r वाला क्या था, चार्ज था, इस पे चार्ज था q, कोई भी चार्ज हो, इनिशियली इन दोनों में से कोई एक चार्ज था। अब हमें क्या करना है, कंडक्शन के थ्रू दोनों बॉडी को चार्ज करना है। ये पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज है, इसका रेडियस है r। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है, ये क्या दिख रहा है, न्यूट्रल। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है ऑब्जेक्टिव कि अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लाया गया, कांटेक्ट में लाने के बाद आपको मालूम है इसका चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसफ़र होने के बाद इसमें चार्ज कितना रहेगा और इसमें चार्ज कितना रहेगा। व्हाट विल बी individual charges charge on each given sphere, हर एक स्फीयर पे कितना चार्ज रहेगा। ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें फाइनली कांटेक्ट में लाने के बाद चार्जेस को देखने, कांटेक्ट में लाने के बाद अगर चार्जेस को देखने, मान लेता हूँ कांटेक्ट में आने के बाद इस पे चार्ज हो गया क्या, Q1, और इस पे चार्ज कितना आ गया, Q2। तो Q1 Q2 की इसकी रेडियस है स्मॉल r, इसकी रेडियस है बिगर r, या इसको R1 R2 भी आप लेट कर लो, इसको R1 और इसको R2 रेडियस। तो इस R1 R2 रेडियस वाले स्फीयर पे Q1 Q2 की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखेंगे कि ये जो Q1 होगी दैट विल बी R1 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई Q, और Q2 की वैल्यू निकालनी होगी तो R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू Q। ये चार्ज जमा हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी कांटेक्ट में आने के बाद, कंडक्शन में आने के बाद। इस फॉर्मूले का यूज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर करके बताएंगे। इसी कंडक्शन प्रोसेस के इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करके बताएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर गिवन है, इसकी रेडियस है r, और सेकेंड स्फीयर गिवन है, इसकी रेडियस है 3r। कितनी है, 3r।
हमने क्या कर दिया, किसी एक को भी चार्ज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 3r। इस पे चार्ज कितनी है, ये देखो चार्ज है, ये बॉडी चार्ज्ड है। इसकी चार्ज की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, q। तो आपको बतानी है चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस r आफ्टर कांटेक्ट, आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर व्हाट, आफ्टर कंडक्शन। चार्ज कितनी होगी आफ्टर कंडक्शन, ऑप्शंस दे दूं, ऑप्शंस दे दूं क्या, चलो ऑप्शंस दे रहा हूँ। Q होगी, Q/2 होगी, Q/3 होगी, Q/4 होगी। कौन सी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर करो, कौन सा ऑप्शन सही है। प्रतीक का आंसर आया है 4th, प्रतीक का आंसर आया 4th। प्रतीक का केवल आंसर आया है शुभम पाल, क्वेश्चन के आंसर नहीं कर रहे, एक भी आंसर अभी तक नहीं दिए उसे। कौन सी ऑप्शन सही है जल्दी से बताओ। प्रतीक का आंसर है 4th वन। कौन सा आंसर सही दिख रहा, क्लियर हो गई। अब रुद्रानी के भी 4th आए, आरब का भी 4th ऑप्शन आ रहा है, आरब का भी 4th ऑप्शन है। यस, 4th ऑप्शन इज करेक्ट वन। यस रुद्रानी, रुद्रानी, आरब, प्रतीक, 3 आंसर आया है। रुद्रानी, आरब और प्रतीक, ये 3 आंसर अभी तक आए हैं। शुभम पाल का आंसर है सत्यजीत। यस, 4th वन। फॉर्मूले का यूज करना है आपको, फॉर्मूले का यूज करना है। 4th वन इज द करेक्ट। इसी क्वेश्चन में आपको बताने हैं, इसी क्वेश्चन में आपको बताने हैं ये किस वाले स्फीयर की चार्ज थी। इस पे जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे इस पे आएगा चार्ज Q/4। इस पे चार्ज कितना आएगा, Q/4। बिगर वाले पे कितनी आएगी चार्ज, बिगर वाले पे कितनी आएगी चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3r। जल्दी से फिल करो, फिल इन द ब्लैंक्स, जल्दी से फिल करो। 3r रेडियस की जो स्फीयर है
उस पे कितनी चार्ज आएगी, उस पे कितनी चार्ज आएगी, जल्दी से बताओ। कितनी चार्ज आएगी 3r रेडियस वाले स्फीयर पे, 3r रेडियस वाले स्फीयर पे कितनी चार्ज आ जाएगी। रुद्रानी 3q/4, प्रतीक 3/4q। यस, रुद्रानी प्रतीक का आंसर सही है, शुभम का भी आंसर सही है। 3/4q, ये तो बहुत ही सिंपल था। क्यों? जब टोटल चार्ज आपको मालूम है तो चार्ज कंजर्वेशन लगा देंगे, इस पे मान लेंगे x, इस पे चार्ज कैलकुलेट हो गया q/4, तो q/4 प्लस x इक्वल्स टू q, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3q/4, है ना। सत्यजीत, आरव 3q/4। इस फॉर्मूले का आगे भी बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए इस फॉर्मूले को मेमोराइज करके रखेंगे। चलो कॉमन सेंस चेक करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक स्फीयर हमने लिया है, इसका रेडियस है r, और दूसरा भी स्फीयर लिया, इसका भी रेडियस है r। इस पे चार्ज लिया है +5q और इस पे चार्ज लिया है -q। इस बॉडी पे चार्ज कितना लिया 5q, इस पे -q चार्ज ली गई है। आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर व्हाट कंडक्शन, फाइंड चार्ज ऑन ईच गिवन स्फीयर, फाइंड चार्ज on each given sphere, find charge on each given sphere, each given sphere। दोनों पे चार्ज बताना है। इस स्फीयर को मान लो स्फीयर 1, इसको स्फीयर 2। स्फीयर 1 पे चार्ज कितना होगा, स्फीयर 2 पे कितना चार्ज होगा, जल्दी से बता दो। स्फीयर 1 पे कितने चार्ज होंगे और स्फीयर 2 पे कितने चार्ज होंगे, जल्दी से आंसर करो। कितने चार्जेज होंगे, प्रतीक 4q, कौन से स्फीयर पे प्रतीक, प्रतीक कौन से स्फीयर पे, स्फीयर 1 और स्फीयर 2, किस स्फीयर की बात कर रहे हैं प्रतीक। रुद्रानी 5q/2। चलो रुद्रानी 5q/2, जरा समझना क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले टोटल चार्ज देखो कितना है, 5q - q, तो टोटल चार्ज हो गया 5q - q, हो गया 4q। 4q है टोटल चार्ज। रेडियस तो सेम है ना, रेडियस सेम मीन्स आइडेंटिकल। ब्लर हो रही है,
टोटल चार्ज कितनी है 4q, और ये दोनों आइडेंटिकल है। रेडियस क्या है सेम है, रेडियस सेम में क्या होगी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, तो इस पे चार्ज आ जाएगी 2q, स्फीयर 1 पे एंड स्फीयर 2 विल ऑल्सो हैव 2q चार्ज। दोनों स्फीयर पे चार्ज क्या हो रही सेम। आइडेंटिकल स्फीयर पे चार्ज क्या होगी सेम होगी, क्योंकि रेडियस सेम है, क्योंकि रेडियस सेम है, क्योंकि क्या है रेडियस सेम है। 2q चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2q चार्ज क्या होगी दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन के आंसर करो आप लोग जल्दी से, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके आंसर जल्दी से करके बताओ, इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्वेश्चन इज three identical spheres having charge of -4q, 3q, -12q, -11q, then after making contact all bodies find charge on each sphere, charge on each sphere, charge on what each sphere, each sphere पे चार्ज कितनी होगी जल्दी से बताओ। तीनों स्फीयर पे चार्ज कितनी होगी, आइडेंटिकल मीन्स रेडियस सेम, आइडेंटिकल मीन्स व्हाट रेडियस सेम, क्या हो जाएगी आइडेंटिकल मीन्स रेडियस सेम। मिहिर सरकार, मोहम्मद मास, सत्यजीत, -4q, प्रतीक का आंसर आ रहा है -4q, प्रतीक का आंसर आ रहा है -4q। शुभम के भी आंसर आ रहा है -4q, शुभम का भी आंसर -4q। शुभम का भी आंसर आया, शुभम प्रतीक दो आंसर आ गए -4q। रुद्रानी -4q। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो टोटल चार्ज पहले निकाल लेंगे, टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज हो जाएगी -4q + 3q -11q। नेगेटिव वाले को एक साथ पहले करो, -15q + 3q, तो इन दोनों को सम करो तो -12q आ जाएगी, क्योंकि 3 स्फीयर्स जो 3 स्फीयर दे रखा है वो आइडेंटिकल है ना, इक्वल साइज के। इट मीन्स ये जो टोटल चार्ज है इसको आपको कितने पार्ट में डिवाइड करने, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। यस रुद्रानी, टोटल चार्ज -12q। तो अब हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इन तीनों पे रख देने हैं। तो -12q का यहाँ पे डिवीज़न इक्वल पार्ट में कितना हो जाएगा, -4q एंड व्हाट -4q।
ईच स्फीयर विल हैव चार्ज ऑफ -4q। ईच स्फीयर विल हैव चार्ज ऑफ -4q। सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में थर्ड प्रोसेस की बात करेंगे। थर्ड प्रोसेस जिससे हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज जनरेशन बाय इंडक्शन। चार्ज जनरेशन बाय व्हाट? इंडक्शन। ओके सत्यजीत, रुद्रानी, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शबाना शेख, आरव, शुभम, थैंक यू, मिहिर सरकार। सभी लोग रिवीजन करते रहो, है ना। पीछे भी जो पढ़े हैं ना उसको बार बार रीडिंग करते रहेंगे।